This time it is a hybrid inverter basically. क्या होता है एक IP21 इन्वर्टर और क्या होता है एक IP66 इन्वर्टर। ये मार्केट के अंदर इस वक्त कौन से अच्छे हाइब्रिड इन्वर्टर हैं, क्योंकि हम अनबॉक्सिंग करेंगे आज सोलिस के 12 किलोवाट के हाइब्रिड इन्वर्टर की, जिसको कहा जाता है किंग ऑफ हाइब्रिड इन्वर्टर। वो ये मेरे सामने पड़ा हुआ इन्वर्टर है जो कि सोलिस है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर मोहम्मद जाहिद यूट्यूब चैनल एंड वेलकम टू another review of a solar inverter. This time it is a hybrid inverter basically. It's a 12 kilowatt hybrid Solis inverter. इससे पहले थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन के क्या होता है एक IP21 इन्वर्टर और क्या होता है एक IP66 इन्वर्टर। जो IP21 इन्वर्टर होता है वो बेसिकली ना तो हीट प्रूफ होता है, ना डस्ट प्रूफ होता है, ना वाटर प्रूफ होता है। ये कंपैरेटिवली एक सस्ता इन्वर्टर होता है। और जो IP66 इन्वर्टर होता है ये ना सिर्फ हीट प्रूफ होता है, डस्ट प्रूफ होता है, बल्कि ये वाटर प्रूफ भी होता है। मतलब इसके ऊपर अगर पानी के छिंटे भी पड़ जाएँ तो इसको कुछ नहीं होता। IP21 की जो वारंटी होती है वो 2 इयर्स की पार्ट्स की वारंटी होती है। IP66 की जो वारंटी होती है वो 5 इयर्स की रिप्लेसमेंट वारंटी होती है। एक मोटा डिफरेंस है बिटवीन एन IP21 इन्वर्टर एंड IP66 इन्वर्टर। अब आ जाते हैं कि मार्केट के अंदर इस वक्त कौन से अच्छे हाइब्रिड इन्वर्टर हैं, क्योंकि हम अनबॉक्सिंग करेंगे आज सोलिस के 12 किलोवाट के हाइब्रिड इन्वर्टर की। मार्केट में नाइट्रोक्स के अच्छे इन्वर्टर हैं, मार्केट में गुडवी के अच्छे इन्वर्टर हैं, ग्रोवाट के अच्छे इन्वर्टर हैं। ये चंद अच्छे नाम हैं जो हाइब्रिड में हैं, बट जिसको कहा जाता है किंग ऑफ हाइब्रिड इन्वर्टर वो ये मेरे सामने पड़ा हुआ इन्वर्टर है जो कि सोलिस है। एक दौर था, एक टाइम था जब नाइट्रोक्स ने मार्केट कैप्चर की हुई थी हाइब्रिड इन्वर्टर्स की और बड़े अच्छे इन्वर्टर्स थे, बट उनके साथ एक अलमिया ये पेश आया कि उन लोगों ने विद द पैसेज ऑफ टाइम जो इनोवेशंस हैं उनको अडॉप्ट नहीं किया और इसलिए आज वो काफ़ी पीछे हैं एज़ कम्पेयर टू सोलिस इन्वर्टर। सोलिस दिन ब दिन जो बेहतरीन किस्म की चीज़ें लेके आ रहा है इन्वर्टर में, नाइट्रोक्स ने खुद को रोक लिया हुआ है। नाइट्रोक्स का जो इस वक्त मार्केट के अंदर सबसे बड़ा इन्वर्टर है वो 12 किलोवाट का 3 फेज हाइब्रिड इन्वर्टर है। यहाँ आके नाइट्रोक्स की लग जाती है ब्रेक, बट सोलिस इतनी ज़्यादा R&D कर रहा है कि सोलिस का ना सिर्फ 6 किलोवाट, 8 किलोवाट, 12 किलोवाट, 15 किलोवाट, 20 किलोवाट और 50 किलोवाट का हाइब्रिड इन्वर्टर आ चुका हुआ है। और सबसे मेन बात कि जब आप इस इन्वर्टर को देखेंगे तो इस इन्वर्टर के ऊपर एक बहुत बड़ी LCD है, एक बहुत बड़ा TV है, जिसके ऊपर क्लियरली नज़र आ रहा होता है कि क्या आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, क्या आप बैटरीज को भेज रहे हैं और क्या आप वापडा को भेज रहे हैं, क्या आपको स्मार्ट लोड में यूज़ हो रहा है, क्या हैवी लोड में यूज़ हो रहा है। बट ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल डिस्प्ले। और ये जस्ट इनोवेशंस हैं, न्यू टेक्नोलॉजी है। सोलिस इसको फॉर्चुनेटली अवेल कर रहा है, बट अनफॉर्चुनेटली नाइट्रोक्स जो कि किसी दौर में मुझे बहुत पसंद था, मैंने बड़े रिकमेंड किए नाइट्रोक्स, वो अब इतनी ज़्यादा R&D में आ नहीं रहा, खुद को ला नहीं रहा। आई डोंट नो कि उसकी वजह क्या है, ये शायद नाइट्रोक्स वाले आपको बेहतर बता सकें। बट इस वक्त जो किंग ऑफ द इन्वर्टर था स्पेशली इन हाइब्रिड इन्वर्टर वो सोलिस के इन्वर्टर था। बहुत अच्छा, बहुत ज़बरदस्त इन्वर्टर है, 5 इयर्स की रिप्लेसमेंट वारंटी के साथ और IP66 राइट नो। मेरे साथ ये वाला जो इन्वर्टर है ये 12 किलोवाट का हाइब्रिड इन्वर्टर है। इसकी 15 किलोवाट की PV है। क्या मतलब होता है 15 किलोवाट की PV का? इसका ये मतलब है कि इन्वर्टर आपका 12 किलोवाट का 3 फेज इन्वर्टर है, बट आप इस पर जो पैनल हैं वो आप 15 किलोवाट के पैनल का लोड इस पर डाल सकते हैं। ये बेहतरीन क्रिएट होता है। क्या है इस बॉक्स के अंदर और किस तरह से दिखता है, ये वेरी ब्यूटीफुल और बहुत अच्छा इन्वर्टर। और क्या इसके फंक्शंस हैं, किस पोर्ट का क्या इसका पर्पज़ है। फॉर डैट मेरे साथ हैं इंजीनियर अरशद साहब, जिनका सोलर की दुनिया में मोर देन 20 इयर्स का एक्सपीरियंस है। इज़ अ वेरी गुड एक्सपर्ट इन सोलर। तो उनकी हेल्प लेते हैं, मुझे हेल्प आउट करें, हम इनकी अनबॉक्सिंग करते हैं और आई वुड लाइक कि वो जो इसके अंदर है वो जो चीज़ें हैं वो अरशद साहब आपको एक्सप्लेन करते हैं। सो अरशद साहब ओवर टू यू। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं हम। ये जी अनबॉक्सिंग करते हैं किंग ऑफ हाइब्रिड इन्वर्टर्स की। वेरी ब्यूटीफुल और वेरी एफिशिएंट इन्वर्टर। किसी भी प्रोडक्ट का जब आपने आइडिया लेना होगा वो कितनी अच्छी, तो स्पेशली इसकी पैकिंग को देखे रहता है। ये ऑब्वियसली इसकी ये डाटा बुक है, लॉग बुक है ये वाली। इसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है कि किस पार्ट का क्या पर्पज़ है। और इसके बाद फिर आ जाते हैं
इट इज़ विद द बिल्ट इन डोंगल। ये डोंगल खुद कंपनी भेजती है आपको अलहदा से डोंगल इसके लिए लेनी पड़ती है। ये डोंगल भी दिया हुआ है। फिर आपको रिमाइंड करवाने के लिए डोंगल इज़ अ डिवाइस जिसको यूज़ करके आप रिमोटली मॉनिटर कर सकते हैं अपने इन्वर्टर की परफॉर्मेंस को, अपने मोबाइल पे, अपने लैपटॉप पे या किसी भी जगह पे। अजय भाई आप 1 बाई 1 चीज़ें एक्सप्लेन करते हैं। ये जो डोंगल का एंटीना है उसके सिग्नल को बूस्ट करने के लिए। सेकेंडली इसके माउंटिंग स्क्रूज़ हैं जो इसकी ब्रैकेट के साथ इसको इन्वर्टर को होल्ड करवाते हैं। ये इसके एंकर बोल्ट्स हैं SS के। इसके बाद MC4 आपको मिल जाते हैं। थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं MC4 बेसिकली ये जो आपकी सोलर पैनल्स की जो आउटपुट होती है और इन्वर्टर की इनपुट कहलाती है। इन कनेक्टर्स के ज़रिए जो ना इस सोलर पैनल्स की आउटपुट को इन्वर्टर में इनपुट किया जाता है। इनको MC4 कनेक्टर कहा जाता है। ये मेल और फीमेल में होते हैं। उसके बाद बाकी जो है कि ब्रैकेट रहेगी, इसकी माउंटिंग ब्रैकेट है। ये बहुत ही सॉलिड किस्म की और हैवी ड्यूटी ये ब्रैकेट माउंटिंग ब्रैकेट है। ये वेरी सिमिलर टू जैसे आपकी एयर कंडीशनर्स की ब्रैकेट होती है जिसके ऊपर आप अपना इंडोर हैंग करते हैं, सिमिलरली इस ब्रैकेट के ऊपर आप अपना इन्वर्टर हैंग करते हैं। Exactly. और ये एल्यूमिनियम के मटेरियल की है, सबसे जो मेन बात है। एग्जैक्टली बिल्कुल। अच्छा साहब भाई, अब इसमें कुछ 1-2 चीज़ें रह गई हैं, वो भी दिखा देते हैं। इसके अंदर ये 3 अदर सिटीज़ हैं। 3 अदर सिटीज़ इसलिए क्योंकि ये एक 3 फेज़ इन्वर्टर है। नॉर्मली हाइब्रिड में जो सिंगल फेज़ इन्वर्टर देखने को मिलते हैं, जबकि ये 12 किलोवाट की कैपेसिटी में आफ्टर 10 किलोवाट में जितने भी इन्वर्टर आते हैं वो 3 फेज़। बेसिकली सीरीज़ का जो मेन पर्पज़ होता है कि जहाँ पे नेट मीटरिंग नहीं हुई होती तो उसकी एक्सपोर्ट को लिमिट करने के लिए ये सीरीज़ का यूज़ किया जाता है। और दूसरा इसका जो फ़ायदा होता है कि आपकी जो लोड फ्लो है उसके बारे में ये इन्फॉर्म करता है कि आपका जो लोड साइड आपकी जो फ्लो है, मतलब पावर है, वो कितनी फ्लो कर रही है। आपकी सोलर से कितनी इन्फॉर्मेशन, मतलब उसमें तो इन्फॉर्मेशन है कि सोलर से कितनी प्रोडक्शन हो रही है, वापस से कितनी दे रहा है, लेकिन लोड साइड एक बड़ा इंपॉर्टेंट जो है इसका पैरामीटर होता है। तो ये सीरीज़ के ज़रिए जो है लोड जो कैपेसिटी है आपकी, जो लोड फ्लो है, इसे मेजर किया जाता है। इसके बाद 3 सिटीज़ फॉर 3 फेजेस, 3 फेजेस, 1 फॉर ईच। और ये 3 सिटीज़ होगी आपकी। ये क्या चीज़? ये केबल है। ये बेसिकली जब एक से ज़्यादा इन्वर्टर आप आपस में पैरेलल करते हैं तो उसके लिए ये कम्युनिकेशन के तौर पे यूज़ की जाती है कि इसमें कितने नंबर ऑफ़ इन्वर्टर जो है आप पैरेलल कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि इसके अंदर मैनुअल के अंदर कंपनी ने 6 इन्वर्टर्स के बारे में बताया कि आप 6 इन्वर्टर्स जो हैं आपस में पैरेलल कर सकते हैं। अब पैरेलल के बारे में कुछ लोग जानते हैं, कुछ लोग नहीं जानते। पैरेलल इट्स मीन ये होता है कि अगर आपने 2 12 किलोवाट के इन्वर्टर आपस में पैरेलल कर दिए और मुख्तलिफ जगह, हर इन्वर्टर का लोड मुख्तलिफ जगह पे फ्लो कर रहा है, तो आप जब देखेंगे कि एक इन्वर्टर के ऊपर लोड ज़्यादा हो गया और दूसरा इन्वर्टर फ्री पड़ा हुआ है, तो जिस इन्वर्टर पर लोड ज़्यादा होगा और जिस साइड पर लोड ज़्यादा होगा उस लोड को जो है ना ये बेयर कर लेगा और दूसरे इन्वर्टर से जिस पे लोड नहीं होगा वहाँ से लोड लेना शुरू कर देगा। पैरेलल करने हम कह सकते हैं कि जैसे 2 जनरेटर्स को सिंक किया जा सकता है। एग्जैक्टली ऐसे ही सिमिलरली आप 2 इन्वर्टर्स को भी सिंक कर सकते हैं। एग्जैक्टली जितनी आपकी ज़रूरत है उतना लोड डलता जाएगा आपके इन्वर्टर्स पे। एग्जैक्टली फॉर एग्जांपल अगर आपने इन पैरेलल 6 इन्वर्टर्स ऐड किए हुए हैं, आपका लोड कम है तो पहले एक चलेगा, लोड ज़्यादा होगा फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा। इसमें कि आपने 72 किलोवाट के मतलब फिज़िकली तो आप 6 अपना मॉड्यूल लगा रहे हैं, 6 डिवाइसेस लगा रहे हैं, लेकिन पैरेलल करने से वो आपका 72 किलोवाट बन जाएगा। मतलब 90 किलोवाट की पीवी ऑलमोस्ट। जी 90 किलोवाट की, 90 किलोवाट की जो पीवी है आपकी वो रेडी हो जाएगी। उसके बाद ज़ाहिर पे कोई और आप केबल के बाद। अच्छा, एक बड़ी मेन चीज़ अर्शद भाई ये बताएं, ये बहुत सारे लोग पूछते भी हैं और बहुत सारे लोग भी कहते हैं कि यार इसका अडाप्टर किधर है ही नहीं है इसके अंदर, तो मतलब कंपनी ने भेजा नहीं है। एक्चुअली मैं काफ़ी सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने इन्वर्टर वालों से बात करना शुरू कर दी, भाई इसका अडाप्टर नहीं आया। इसका मतलब है कि आपने इसको पहले अनबॉक्सिंग की हुई थी, आपने निकाल ली है, इसका अडाप्टर कहाँ पे? एक्चुअली होता क्या कि जब आप ऑन ग्रिड इन्वर्टर्स के बॉक्स ओपन करते हैं तो उनके अंदर जो एसेसरीज़ होती है और हाइब्रिड इन्वर्टर्स के अंदर जो एसेसरीज़ होती है वो तरह मुख्तलिफ होती है। एक्चुअली जितनी बड़ी कैपेसिटी में आप चले जाते हैं तो उसमें अडोप्टर का कंसेप्ट ख़त्म हो जाता है। इसी तरह 12 किलोवाट ये भी एक ह्यूज कैपेसिटी है और एक बड़े साइज़ का इन्वर्टर है, तो इस वजह से इसके अंदर अडोप्टर की जगह पे जो है ना इसके अंदर डायरेक्ट इलेक्ट्रिक इनपुट के लिए टर्मिनल्स दिए गए, वो हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पे आए आपको 3 तरह के टर्मिनल्स मिलते हैं। दिस टर्मिनल इज ग्रिड साइड ग्रिड इनपुट है और ये वाला आपका जो है नॉर्मल बैकअप है
और ये वाला जो आपका टर्मिनल है ये आपका स्मॉल डोर का है। जिस तरह आपकी 3 इनपुट्स हैं इसी तरह आपकी 3 इनपुट्स बैकअप की हैं, 3 इनपुट्स आपकी स्मॉल डोर की है। तो इट्स मीन के आपकी जो आउटपुट टर्मिनल्स जो हैं जो पॉइंट हैं वो 6 पॉइंट आपके बनते हैं। तो हमने बॉक्स से बाहर निकाल दिया आपका ये वेरी ब्यूटीफुल वेरी एलिगेंट सोलर इन्वर्टर। बहुत अच्छी फील है इस इन्वर्टर की और सबसे जो मेन चीज़ है इसका हीट सिंक एक्चुअली में बहुत अच्छा है। अगर आप ये दिखा सकें तो इसमें 3 ये फैन लगे हुए हैं, उसके बाद ये जो हीट सिंक वाली चीज़ है ये वेरी बहुत अच्छी एल्यूमिनियम का हीट सिंक लगा हुआ है ये वाला, और ये बहुत अच्छा हीट सिंक है और आपके इन्वर्टर की एफिशिएंसी को ये बढ़ा देता है। मतलब इसकी जो हीटिंग इफेक्ट है उसको ये मिनिमल कर देता है, उसको ये नॉर्मलाइज कर देता है। ये हीट सिंक बड़ा एलसीडी पूरा टीवी है, बड़े आपको बता रहा हूं पूरा टीवी है ये। और ऐसा होता है जैसे कि ये जस्ट लाइक एक टैब है। ये आपको बता रहा हूं, मैं आपको इंटरेस्टिंग बात एक्चुअली आपको बताऊंगा कि नाइट्रोक्स ने खुद को रोक लिया। किसी दौर में वो नाइट्रोक्स बादशाह हुआ करता था हाइब्रिड इन्वर्टर्स का, रुक गया ना, खुद को इनोवेशन में नहीं आ गया। Exactly. अब जो लोग रुक जाते हैं ना, जिद्दत को नहीं अपनाते, इनोवेशन को नहीं अपनाते, वो ज़िंदगी की दौड़ में भी पीछे रह जाते हैं। इसकी मैं हमेशा मिसाल दिया करता हूँ नोकिया की। किसी दौर में ना नोकिया हुआ करता था, हर किसी के पास नोकिया था। आप लोगों के बचपन में भी आप लोगों ने नोकिया बहुत ज़्यादा यूज़ किया होगा। और बट मसला यह है कि नोकिया ने इनोवेशंस को अडाप्ट नहीं किया। शुरू में नोकिया ने एंड्रॉइड को अपनाया ही नहीं, तो आज नोकिया का कोई नाम भी नहीं लेता है। अच्छा, इसका एक और सबसे बड़ा जो ट्रस्ट मतलब लोगों के ऊपर जाता है, ये सोलिस पाकिस्तान का पहला ऑनग्रिड इन्वर्टर था कि पाकिस्तान में जब नेट मीटिंग का सिलसिला शुरू हुआ तो सबसे पहले सोलिस पाकिस्तान में लॉन्च हुआ और इसने बड़ी मार्केट कैप्चर की और उस वक्त से लोग सोलिस को जानते हैं क्योंकि इसकी एक हाइब्रिड सिस्टम इन्वर्टर की एक कमी थी। यूरोप में तो हाइब्रिड इन्वर्टर अवेलेबल थे, लेकिन पाकिस्तान में सोलिस ने हाइब्रिड इन्वर्टर लॉन्च नहीं किया था। तो अब जबकि पाकिस्तान में जब हाइब्रिड इन्वर्टर सोलिस ने लॉन्च किया है तो उसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। इस टाइम हम कह सकते हैं कि इससे बेटर कोई ऑप्शन हमारे पास नहीं है, कोई और चॉइस नहीं है। मुझे एग्जैक्टली तो याद नहीं है, लेकिन थोड़ा सा याद है कि मोहब्बत मुझे उन जवानों से हैं सितारों पे डालते हैं जो कमंद ने। तो जो लोग इनोवेशंस को अपनाते हैं, जिद्दत को अपनाते हैं, रोज़ कुछ नया सोचते हैं, सोलिस इज़ वन ऑफ दोज कंपनीज। साबित किया उन्होंने, इसीलिए वो आज 50 किलोवाट तक चले गए वहाँ हाइब्रिड के अंदर। 20 किलोवाट तक 50 किलोवाट का भी आ गया शुरू। सॉरी हाँ 50 किलोवाट तक भी, मतलब 50 किलोवाट का भी आ गया हुआ इसका। अब थोड़ा सा शार्ट करते हैं, वीडियो को बहुत लंबी हो गई हुई है। पोस्ट कर भाई बताएं आप। अच्छा, इसमें जो पहले बात हो रही थी पावर अडाप्टर्स की, तो ये जैसा कि इसके ऊपर मेंशन भी है AC ग्रिड, इसमें आप वापडा की इनपुट जो है यहाँ से आप इन करेंगे और ये उसका इनसाइड जो है टर्मिनल है जहाँ पे L1, L2, L3 एंड न्यूट्रल प्लस आप अर्थ पॉइंट के साथ जो है ना इसके कनेक्शन करते हैं। इसी तरह आपका ये AC बैकअप है। AC बैकअप मीन ये है कि जिस पे आप नॉर्मल लोड लाइट्स, फैन, LEDs और मोबाइल चार्जर, LCD टीवीज़, इस तरह के जो अप्लाइंसेस हैं उनका बैकअप जो है आप इस पोर्ट के ज़रिए लेते हैं। इसकी भी 3 आउटपुट्स हैं। उसके बाद आपके पास आ जाती है जेन मीन के ये अक्सर कन्फ्यूजन होती है। बेसिकली ये 2 चीज़ों का मिक्सचर है। इसमें आप जनरेटर को भी इसके साथ सिंक कर सकते हैं और जनरेटर साइड से भी आप इसकी सप्लाई ले सकते हैं। इस चीज़ को जेन पोर्ट का नाम दिया गया है और इसी पोर्ट से आप अपना जो हैवी लोड है, जस्ट लाइक आपके जो AC हैं, पानी की मोटर है और फ्रीज़र वगैरह हैं, जो भी आपका हैवी टॉर्क वाला जो भी आप डिफाइन करते हैं, तो आप इस टर्मिनल के ज़रिए जो है आप उसे बैकअप ले सकते हैं। इसके भी अंदर टर्मिनल में L1, L2, L3 और न्यूट्रल ये पोर्ट इसके अंदर अवेलेबल है। इट्स मीन के इसके अंदर से भी आपको 3 तरह की आउटपुट मिलेंगी। अच्छा, इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ज़्यादा इस चीज़ का ख्याल रखने की ज़रूरत है कि कुछ लोग होता क्या है कि वो देखते हैं कि जी हम एक ही तार को बचाने के लिए या किसी भी वजह से एक ही पॉइंट के ऊपर, जस्ट लाइक L1 या L2 या L3, इन तीनों में से किसी एक अपना पॉइंट के ऊपर अपना सारा लोड डाल देते हैं। वो इंतहाई गलत करते हैं क्योंकि इस इन्वर्टर की जो पावर है, जिसकी आउटपुट है, उसको 3 अपना फेजेस के ऊपर डिवाइड किया गया। तो अगर ये 12 किलोवाट है तो इट्स मीन के 4 किलोवाट L1, 4 किलोवाट L2 और 4 किलोवाट L3। अगर आप एक ही पॉइंट के ऊपर, एक ही आउटपुट के ऊपर सारा लोड डालेंगे तो इन्वर्टर ओवरलोड हो जाएगा और ये अलार्म करेगा और रीस्टार्ट हो जाएगा। ये साहब भाई अक्सर जो है ना, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपने ये मोस्टली लोगों को ये तब पता चलता है जब वो इस तरह की गलती कर लेते हैं और कंपनी में कंप्लेन लॉन्च करते हैं, तब कंपनी वाले ये चीज़ें उनको गाइड करते हैं। तो ये ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन ही इन चीज़ों के बारे में इल्म होना चाहिए।
मैनुअल्स को स्टडी करना चाहिए। जब तक आप मैनुअल्स को स्टडी नहीं करेंगे, अपनी पूरी एक होमवर्क नहीं करेंगे, तो आप एक अच्छी इंस्टॉलेशन नहीं कर सकते, एक अच्छी वायरिंग नहीं कर सकते। और ख़ास तौर पे जो रिकमेंडेड वायर होती है उसका इस्तेमाल ज़रूर करें। हर इन्वर्टर्स के यूज़र मैनुअल के अंदर ये चीज़ें मेंशन होती हैं कि इसमें आप कितनी गेज की वायर जो है और कौन सी क्वालिटी की वायर यूज़ कर सकते हैं, तो उन चीज़ों को फॉलो ज़रूर किया करें। तो कभी भी ऐसा इंसिडेंस नहीं होगा कि इन्वर्टर में आग लगी है या इन्वर्टर ब्लास्ट कर गया है या वायरिंग में आग लगी है। तो ये सब चीज़ें तभी होती हैं जब आप स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं करते। अच्छा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बताएं, इसके अंदर क्या बिल्ट इन एसपीडीज़ और बिल्ट इन ब्रेकर्स हैं उसके डीसी के? जी बिल्कुल, इसके अंदर बिल्ट इन एसपीडीज़ अवेलेबल होती हैं, लेकिन उसके बावजूद मतलब हम रिकमेंड करते हैं, बल्कि कंपनी रिकमेंड करती है कि आप एक्सटर्नल एसपीडीज़ का भी इस्तेमाल करें। नॉर्मली आपने देखा होगा कि जब भी कभी कोई इन्वर्टर क्लेम में जाता है तो सबसे पहला क्वेश्चन यही किया जाता है कि जी आपने इसमें अर्थ किया हुआ है, इस अर्थ के साथ कनेक्ट है और उसकी अर्थ की रेजिस्टेंस क्या है, लेस देन 5 ओम है कि नहीं है। अगर अपना ओवर देन लेस देन 5 ओम अगर इसकी रेजिस्टेंस नहीं होगी तो ग्रेटर देन होगी, देन ये इसका कंपनी क्लेम नहीं करती। तो उसी वजह से उसकी सेफ्टी होती है। हम एक एसपीडी साथ इसके अटैच करते हैं, उस वजह से भी अर्थ की इंतहाई ज़रूरत होती है। एसपीडी भी अर्थ के बगैर उसका लगाने का कोई फ़ायदा नहीं और कोई मकसद नहीं। एक्चुअली मैं थोड़ा सा आपको बताऊँ तो एसपीडी क्या करती है, जो कि हैवी वोल्टेजेस होती हैं वो उनको वो अर्थ कर देती है, ग्राउंड कर देती है। अगर आपकी ग्राउंड की रेजिस्टेंस ही ऑप्टिमल रेजिस्टेंस नहीं है तो ऑब्वियसली इसको वो मुश्किल पाथ लगेगा, तो उधर जाने की बजाय किसी और तरफ जाके वो इन्वर्टर को डैमेज कर देगी। एग्जैक्टली। इसलिए आपकी अर्थ का एक तो होना बड़ा ज़रूरी है, दूसरा उसकी जो रेजिस्टेंस है वो लेस देन 5 ओम होना बड़ा ज़रूरी है। कम रेजिस्टेंस होगी तो ईजीएस्ट पाथ मिलेगा उस करंट को और वो ग्राउंड में चला जाएगा। अगर आपकी रेजिस्टेंस ही ज़्यादा है तो वो अल्टरनेटिव ईजीएस्ट पाथ को देखेगी विच इज़ योर इन्वर्टर, फिर आपका इन्वर्टर डैमेज हो जाएगा। एग्जैक्टली। उसके बाद आ जाते हैं, ये बैटरी का माइनस वाला टर्मिनल है, ये बैटरी का प्लस वाला टर्मिनल है। इस चीज़ों का भी बड़ा मतलब ख़ास ख्याल रखना है आपने कि ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन कि बैटरी जो है आप अगर प्लस का कनेक्शन कर रहे हैं तो प्लस वाले टर्मिनल के ऊपर लगना चाहिए। इसको बार बार मेक श्योर करें और एक दफ़ा इसको ऑन करने से पहले वोल्ट मीटर के साथ उसको मेक श्योर कर लें। इसके दरमियान एक बैटरी ब्रेकर या डीसी ब्रेकर जिसको कहा जाता है वो आप इसमें लाजमी इंस्टॉल करें, जो कम से कम 125 एम्पेयर का होना चाहिए। बाकी उसके बाद MC4 टर्मिनल्स हैं इसमें, जैसा कि आपको पहले बताया है कि जो सोलर पैनल की आउटपुट होती है वो इन टर्मिनल्स के ज़रिए कनेक्ट की जाती है। उसके बाद इसकी डोंगल की ये पोर्ट है, यहाँ पे आप वाईफाई डोंगल इंस्टॉल करते हैं जिसके ज़रिए आप अपने मोबाइल पे ऑनलाइन इसको मॉनिटर कर सकते हैं या आप अपने पीसी पे। उसके बाद यहाँ पे आपको ये COM2 COM3 ये चीज़ें देखने को मिलेगी। ये सब कम्युनिकेशन पोर्ट्स हैं, जैसा कि आपको बताया कि पैरेलल करने के लिए भी इसके साथ एक वायर जो इसकी एक्सेसरीज़ के साथ आती है। तो ये पोर्ट्स जो हैं ये कम्युनिकेशन पोर्ट्स हैं। थैंक यू। अच्छा, वन लास्ट क्वेश्चन सिंपली लोगों को बताएंगे, तो आपने बता दी है MC4 जी। कितनी स्ट्रिंग इस पर्टिकुलर इन्वर्टर पे आप लगा सकते हैं? देखिए इसमें दो ऑप्शन कितनी? 2 स्ट्रिंग्स की ऑप्शन है इस इन्वर्टर के अंदर, लेकिन आप जो इनपुट दे सकते हैं वो आप 3 दे सकते हैं। और 2 इनपुट जो है आपकी पैरेलल होगी और तीसरी जो है वो बिल्कुल ही आपकी सेपरेट होगी। आप इस पे वोल्टेज का खास ख्याल रखें कि जब भी आप DC हाइब्रिड इन्वर्टर इंस्टॉल करते हैं तो उसकी जो वोल्टेज इनपुट कैपेसिटी होती है एज़ कम्पेयर टू ऑन ग्रिड वो बहुत कम होती है। तो ऑन ग्रिड में तो आप इसके जो है PV इनपुट वोल्टेज जो है 900 या 950 तक दे सकते हैं, जबकि हाइब्रिड में ऐसा नहीं है। हाइब्रिड में जो 12 किलोवाट या इससे अबव कैपेसिटी के जो इन्वर्टर्स आते हैं उसमें आप 650 तक मैक्सिमम जा सकते हैं। जो अंडर 12 है, अंडर 10 है, उनमें आप 430 से ज़्यादा इनपुट वोल्टेज नहीं दे सकते। ये PV साइड की बात कर रहा हूँ। तो इसलिए यहाँ पे आपको जो देखने को 2 MPPT सेक्शन नज़र आ रहे हैं। एक तो उनका ये फ़ायदा है जैसे कि इसमें आप 2 मुख्तलिफ ब्रांड के सोलर पैनल इंस्टॉल कर सकते हैं। उसमें आप not only 2 different brands but 2 different capacities है। डिफरेंट कैपेसिटी मेरा 585 के एक स्ट्रिंग बना लें और दूसरी 600 तो इसलिए 2 मुख्तलिफ MPPT दिए गए और इसमें 3 इनपुट्स दी गई ताकि आप उनको पैरेलल भी कर सकते हैं। और सेकंड ये है कि सेपरेट जो स्ट्रिंग बना के 15 किलोवाट तक की स्ट्रिंग इसको दे सकते हैं। This was a brief introduction of an hybrid inverter, a Solis hybrid inverter of 12 kilowatt capacity and a 15 kilowatt PV capacity. वो कहते हैं ना, मैथमेटिक्स इज़ द मदर ऑफ ऑल साइंसेस।
तो अब तक के टाइम में मैं ये कहूँगा कि दिस सोलिस इन्वर्टर इज़ द मदर ऑफ ऑल हाइब्रिड इन्वर्टर्स। थैंक यू वेरी मच।